होना शांति से। गुलाम नबी जी, आनंद शर्मा जी बोल रहे थे, हम लोगों ने शांति से सुना है। मर्यादा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। ये लोग वो कौन है? करीब 54% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार चलाते हैं। 46% शहरों में है। और इसमें ये जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 60%, मोर देन 60% या तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं, या शेड्यूल ट्राइब के हैं, या ओबीसी के हैं। यानी ये समाज का इतना पिछड़ा वर्ग है जिसकी ओर हम अगर ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना काम उसको आगे बढ़ा सकता है, और हम इसको रोजगार देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। I would be compelled to take action against you. आदरणीय सभापति जी, ये वरिष्ठ सज्जनों का सदन है। यहाँ अनुभवी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, देश को बहुत कुछ दिया है ऐसे लोग हैं। मैं बहुत नया हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए जी। आदरणीय सभापति जी, 125 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोग, 29 करोड़ लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, और केवल 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सीडेंटल डेथ कवर इंश्योरेंस का है। केवल 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गेनाइज पेंशन स्कीम का कवर है। इसके अलावा बीपीएल कैटेगरी में 3 करोड़ विधवा हों या तो वरिष्ठ नागरिक हो, जिनको 300 रुपया से लेकर के 1500 रुपये तक आज पेंशन की व्यवस्था है। अपने आप में इतने बड़े देश में ये व्यवस्था बहुत सामान्य है। हम एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत बड़े कदम उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और अटल पेंशन योजना के तहत हम समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बड़ी आसान सी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। प्रति मास सिर्फ 1 रुपया और 18 से 70 आयु के लोगों के लिए, और उसके द्वारा हम 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर बीमा। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जिस प्रकार की अवस्था है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना साल भर के 330 रुपया, यानी प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया उसको, और वो भी 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए, जिसमें कोई मेडिकल टेस्ट कराए बिना उसका इंश्योरेंस होगा। और ये स्वाभाविक क्रम में भी मृत्यु हो जाए तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध होगा उसके परिवार को। अटल पेंशन योजना, पेंशन राशि के विकल्प में किसी को अगर 60 साल के बाद 1000 रुपये पेंशन चाहिए, 2000 चाहिए, 3000, 5000 चाहिए, जितना पेंशन चाहिए उसके हिसाब से ये योजना काम करेगी। अगर कोई 20 साल का युवक इससे जुड़ता है और यदि वह 5000 रुपये का पेंशन चाहता है 60 साल के बाद, तो उसको 60 साल की आयु तक 248 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा, और वो 60 साल के बाद जीवन भर प्रति मास 5000 रुपये की पेंशन उसको मिलती रहेगी। और अगर वो पहले उसका स्वर्गवास हो गया तो ये पेंशन उसकी पत्नी को कंटिन्यू रहेगी। इतना ही नहीं, दोनों नहीं रहेंगे तो बच्चों को 8.5 लाख रुपया जो उन्होंने जमा किया है वो वापस मिलेगा। यानी हमारे देश में
एक सोशल सिक्योरिटी के विषय में जो एक अवेयरनेस चाहिए, देश जहां पहुंचा है वहां हमारे समाज के इस तबके के आखिरी जिंदगी के लिए एक संतोष और सुरक्षा का भाव हो, उसकी दिशा में हमने काम करने का एक प्रयास शुरू किया है। और एक प्रकार से सारे देश को, किसान, हमारा किसान ये मांग रहे थे, भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं, बूढ़ा हो जाता हूं, बच्चे अलग कर देते हैं, मेरे पास पेंशन होता, तो इस व्यवस्था के कारण किसान को भी पेंशन मिलेगा। गृहिणी है, बुढ़ापे में अगर बच्चे ने छोड़ दिया और घर में बच्चे नहीं है, परेशानी है, तो पेंशन स्कीम से उसको लाभ मिलेगा। एक नया प्रयास हम आज कहते हैं, हमारे यहां 20,000 टन सोने की बात होती है। अब हमारे आनंद शर्मा फिर खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मोदी ने 20,000 टन कहा था, दिखाएं। मैं कहता हूं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। जी प्लीज, बैठ जाइए। आज गोल्ड मॉनिटाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में, एक प्रकार से वो डेड मनी की अवस्था में पड़ा है। वो अगर सर्कुलेशन में आता है तो देश की इकोनॉमी को एक बड़ा ड्राइविंग मिलता है। और इसलिए हम चाहते हैं, पहले नियम था कि आधे किलो से कम नहीं, अब कोई नियम नहीं रखना चाहते हम, थोड़ा सा भी हो रखो, पैसे लो और अपना गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैं समझता हूं इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में ये जो हमारा डेड मनी एक प्रकार से गोल्ड के रूप में पड़ा है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेटल प्रत्यक्ष लें, आप कागज के रूप में भी गोल्ड ले सकते हैं, और जब कागज वापस देंगे उस समय का जितना गोल्ड होता होगा वो आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो हमारे इम्बैलेंस रहता है उसको भी बैलेंस करने के लिए उसके कारण प्रयास होगा। एक ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण मैं समझता हूं कि काफी लाभ होगा। एक बात निश्चित है, देश में अच्छी स्थिति लाने के लिए अच्छी नीति की भी जरूरत है, अच्छी रीति की भी जरूरत है। अकेली नीतियों से परिणाम नहीं आएगा, अकेली रीति से ही नहीं आएगा। नीति और रीति का कॉम्बिनेशन चाहिए। नीति और रीति की पटरी पर ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम अपनी ऐसी कार्यशैली को विकसित करना चाहते हैं जिस कार्यशैली के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पर श्रीमान गुलाम नबी जी ने भी और श्रीमान आनंद जी ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के बड़ी पीड़ा व्यक्त की, और मैं देख रहा हूं जैसे पानी में चना सूखता है ऐसे सूख रहे हैं लोग। इतना दर्द हो रहा है इनको कि ट्रांसफर हो गई। मैं जरा कहना चाहता हूं, उपदेश देने से पहले जरा हम भी आईने में देख लें अपने आप को। 2004 में आपकी सरकार बनी थी। 2004 में सरकार बनते ही आपने एक पल के विलंब बिना कैबिनेट सेक्रेटरी को हटा दिया था। आपकी 2004 में सरकार बनी थी, आपने सीनियरिटी को छोड़ करके फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने पल भर में होम सेक्रेटरी को निकाल दिया था। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने महत्वपूर्ण डिफेंस सेक्रेटरी को पल भर में निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आपने अपमानित करके गवर्नरों को अंधेरे में रख करके निकाल दिया था। हमने ये काम नहीं किया। और गुलाम नबी जी, आप तो हेल्थ मिनिस्टर, आप हेल्थ मिनिस्टर थे जब आप ही के विभाग का एक सेक्रेटरी पोलियो के लिए यूएन का सम्मान प्राप्त कर रहा था। एक हाथ में यूएन का सम्मान चल रहा था और दूसरे हाथ में आपने निकाल दिया था। और इसलिए हम क्या क्या खोलना चाहते हैं तय करें।